तो आप अपना विचार रखना चाहते थे, ज़रूर रखिए। मैंने अपने विचार को कई लोगों से शेयर किया जी। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैंने हिंदी साहित्य में पीएचडी किया है काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। वाह! बहुत सुंदर। मेरे विषय के टॉपिक रहे हैं फणीश्वर नाथ रेणु हुँ, हुँ। और मेरे गाइड रहे हैं डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह। वाह! उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है हुँ, और हुँ। दूसरे शब्दों में अगर उनका परिचय जानना चाहें तो साहित्य में जितना काम प्रेमचंद ने किया है, उसके बाद शिव प्रसाद सिंह का ही नाम आता है। वाह! वाह! मेरा ये मानना है हुँ, हुँ। कि अपने देश में राजतंत्र था। हुँ, हुँ। प्रकारांतर से विदेशी आते रहे और राजा जो है, हुँ, हुँ। उनको संतुष्ट करके अपने शासन व्यवस्था का संचालन जो है आद्योपांत करते रहे। हुँ, हुँ। लोकतंत्र आया, हुँ, हुँ। सरकारें बदली हुँ, हुँ। और हमारे बीच के लोग उस कुर्सी पर अपने आप कब्जे में लेते गए। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। इतिहास बताता है 565 राजा रहे ओके। और लोकतंत्र में वही 545 सांसद हैं। ओके। एक सांसद के क्षेत्र में 5 और 6 और 10 तक भी विधायक हो जाते हैं। ओके। व्यवस्था नहीं बदली, जनता जस की तस है। हाँ, इसमें हाँ। कोई दो राय नहीं है हाँ, हाँ। कि हमारा जो है आर्थिक मूल्यांकन बढ़ा है, हाँ, हाँ। संसाधन बढ़े हैं, हाँ, हाँ। विकास हुआ है, हुँ, हुँ, हुँ। सबका विकास हुआ है। हुँ, सबके हुँ। विकास का मतलब कि हमारा जो करप्शन का जो दायरा था वह भी चरम पर पहले हम जहाँ करप्शन के लिए दूध, हाँ, घी, अनाज, मजदूरी दे लेते थे, हाँ, हाँ। फिर हमने पैसे शुरू किया 4 आना, 8 आना, अब वो करोड़ों रुपए में जा चुका है। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हम सब कुछ कर लें, जब तक हम इस करप्शन को नहीं रोक पाएँगे, हाँ, हाँ। हम कुछ नहीं करेंगे। इसलिए मेरा ये मानना है हाँ, कि हाँ। हम बहुत अपने मेहनत की कमाई सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। और इस टैक्स का पैसा रिटर्न होकर के मेरे पास आता है विकास के रूप में। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। लेकिन शत प्रतिशत यह सत्य है कि एक सिंगल प्रोजेक्ट नहीं है हिंदुस्तान में हुँ, हुँ। जो बगैर कमीशन के चलता हो। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। नॉट अ सिंगल प्रोजेक्ट। हाँ, हाँ। अगर आपके कार्यालय की तौलिया भी एक खरीदी जाती है हुँ, हुँ। 250 रुपए की, तो उसकी मूल कीमत होती है 50-60 रुपए हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। और वो 4 गुना रेट पर आ जाता है। वो नीचे पूरा एक सिस्टम बंधा हुआ है। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। तो इसको रोकने के लिए मैंने ये कहा कि जिस तारीख में हुँ, हुँ। मेरा राजा जो है हुँ, हुँ। जनता की तरफ चलेंगे, क्योंकि जब जनता मालिक है, आप यही कहते हैं लोकतंत्र में जनता मालिक है, हुँ, तो यह केवल कहना है कि करना भी है। जब जनता मालिक है तो हुँ। जनता तो कभी वीआईपी होती नहीं, हाँ, हाँ। जनता तो कभी जो है अधिकार से लैस होती नहीं। हाँ। तो जनता को हमने अधिकार कहाँ दिया और हमसे जो टैक्स लिया जाता है या कह करके टैक्स लिया जाता है कि हम गरीबों से टैक्स नहीं लेते, हुँ, हुँ। हुँ, हम हुँ। टैक्स अमीरों से लेते हैं। हुँ, इसलिए उस टैक्स का दायरा आपने बढ़ा करके 30% तक कर दिया है, हुँ। चाहे हुँ, वो जीएसटी हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो। हुँ। तो हुँ। वह जो हम जीएसटी देते हैं, जो इनकम टैक्स देते हैं, वह गरीब ही पे करता है। तभी आपके यहाँ पहुँच करके वह हज़ारों करोड़ रुपए में बनता है। हुँ, हुँ। हुँ। और पेट में बच्चा आया हुँ, हुँ। और उसकी तेरही जब तक होती है वो टैक्स देता है। पेट में बच्चा आया तो उसको इंजेक्शन लगना शुरू हो जाएगा, हुँ, हुँ। दवाइयाँ दी जाने लगी, वह सब टैक्स पेड है। और जब आदमी मरता है तो कफ़न खरीदा जाता है, टैक्स भी कफ़न पर है। और बहुत खूब। तेरही के लिए जो 10वां तिरही में जो सामान आता है, वो भी टैक्स पेड है, सेल टैक्स। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। तो ऐसी स्थिति में एक तो इनकम टैक्स को पूरी तरह से खत्म कर दें, ये जो डिपार्टमेंट है इसको हटा दें। हुँ, हुँ। मैं मैं अपना विचार रख रहा हूँ, बाकी आपको जो करना मैं अपने विचार को रख रहा हूँ मैं। हुँ, हुँ। इनकम टैक्स पूरी तरह से खत्म कर दें, यह डिपार्टमेंट हट जाए। हुँ, हुँ। सेल टैक्स को किसी भी कीमत पर 5% से ऊपर न रखा जाए हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। और उसको फैक्ट्री में ही ले लिया जाए। जनता को, दुकानदार को परेशान न किया। सेल टैक्स जो ऑफिसर हैं, हुँ, ये हुँ। सब केवल घूस लेने का काम करते हैं और कुछ नहीं। रेड कर मारेंगे, फिर घूस लेंगे, छोड़ेंगे फिर। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। सरकारी कार्यालय माने सरकारी जो सर्किट हाउसेज हैं समाप्त कर दिया जाए। हुँ, हुँ।
सर्किट हाउस में कौन रुकता है? ऑफिसर रुकते हैं और हमारे नेता रुकते हैं। तो नेताओं को क्यों? आप जब जनता कह दो अपने कार्यकर्ता के बीच में रुकिए। सरकारी कार्यालय होना चाहिए, सरकारी आवास बिल्कुल नहीं, क्योंकि सरकारी आवास का जो कॉन्सेप्ट है ये राजाओं का है और अंग्रेजों का है। अंग्रेज जब हिंदुस्तान में आए तो वह जो है गोमांस खाते थे और हिंदुस्तान की गरीबी का आलम यह था कि हम मड़ई में और माटी के मकान में रहते थे। तो अंग्रेज जो है वहां से आकर के न हमारे मड़ई में रहेंगे, न माटी के मकान में रहेंगे और न हमारे बीच में वो गोमांस खा पाएंगे। इसलिए उनका बंगला अलग, उनका दारू, वो अय्याशी करते थे हमारी गांव देहात की महिलाओं के साथ और गोमांस खाते थे। इसलिए उन्होंने अलग सिस्टम लिया, गाड़ी लिया, बंगला लिया। मेरे ऊपर शासन करना था, गुलाम बनाना था, दहशत पैदा करना था, हमें कोड़े से पीटना था। वह सिस्टम मेरा आज तक चला आ रहा है। सरकारी गाड़ी पूरी तरह से खत्म कर दे। सरकारी गाड़ी कुछ सुरक्षा तंत्र में जो बहुत बड़े बड़े उच्चाधिकारी जिले लेवल पर बिल्कुल न दे, कमिश्नरी लेवल पर बिल्कुल न दे। आप स्टेट लेवल पर कुछ वाहन दे दें, स्टेट लेवल पर कुछ आवास दे दें अधिकारियों को। आप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री कुछ इनको दे दें। और जब मेरा विधायक, जब मेरा सांसद, जब मेरा मिनिस्टर, जब मेरा डीएम, जब मेरा एसपी, जब मेरा जिला जज साइकिल से कार्यालय जाएगा, अपने स्कूटर मोटरसाइकिल से कार्यालय जाएगा, अपने 4 चक्का से वहां पर पहुंचेगा, और तब हमारी जनता के बीच में यह होगा कि जब डीएम बन के मुझे साइकिल से चलना है, एसपी बन के, तो मैं अपना कोई विकास का काम करूं, क्योंकि सरकार पूरी दुनिया का रोजगार नहीं दे सकती। हमारे देश में जो सरकारी नौकरी 2.25% है और निजी क्षेत्रों की नौकरियां मिला के 8% है। तो 92% लोग कैसे जिंदा है? स्वावलंबन से। और हिंदुस्तान आदिम काल से जो है वह आत्मनिर्भर गांव का देश रहा है। हमारा गांव अपने आप में संपूर्ण जातियों का समुच्चय वहां था। अब गांव का हमने रोजगार छीन लिया। हमारा लोहार था, लोहे का काम करता था, कुम्हार था, वह पानी का काम करता था, कहार था, हमें कुल्हड़ बनाता था, मुसहर था, हमें पत्तल बनाता था। गांव में सारी चीजें हैं। बढ़ई था, हमारे लिए खटिया चारपाई का काम करता था, पनेरी था, पान लगाता था। वो सारे रोजगार उनके समाप्त होकर के बड़ी बड़ी कंपनियों के पास चले गए। तो हम अगर इसको समाप्त करके यहाँ पर आ जाते हैं कि कोई सरकारी गाड़ी नहीं, सरकारी बंगला नहीं, सरकारी गनर नहीं, अगर आपको यहाँ पर सुरक्षा नहीं मिल रही है, क्योंकि आज भी जो सबसे बड़ा माने रिस्क लिया जाता है वो डिग्री कॉलेजों के प्रिंसिपल सारे पॉलिटिकल पार्टियों को पढ़ाते हैं और सारे गुंडे बदमाश वहां पर पढ़ते हैं। उनको ना आप बंगला देते हैं, ना गाड़ी देते हैं, ना गनर देते हैं। और हमारे प्रिंसिपल मारे भी जाते हैं, हमारे वाइस चांसलर मारे भी जाते हैं। तो क्या जिस चीज को मार दिया जाए वहां पर सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दिए तो फिर जनता कैसी चिंता रहेगी? तो हम एक नए तरह का कल्चर, वीआईपी कल्चर को खत्म करके हम आगे बढ़े, क्योंकि हमारे यहाँ एक बार जो सांसद विधायक हो गया, अब हमारा जो यूथ है वो निकलता है कि हम भी डीएम साहब की तरह, हम भी सांसद जी की तरह, हम भी मंत्री जी की तरह आंख खोलें और 10 गाड़ियों का काफिला मेरे यहाँ खड़ा हो जाए। हमारे पास जो है 5 करोड़ रुपए का मकान हो जाए, हमारे आगे पीछे 20 नाल राइफल लेके घूमने वाले। ये जो यूथ है यहाँ भ्रमित हो रहा है। जो वर्तमान व्यवस्था में इसको ठीक करना दो। और जो आप तनख्वाह देते हैं एमपी, एमएलए, सांसद, विधायक और मंत्री को ये तनख्वाह क्यों देते हैं? जब आप ये कहते हैं कि ये जनता के सेवक हैं, तो जनता के सेवक को तनख्वाह किस बात का? क्योंकि उन्होंने राजनीति किया 70 साल, कुर्ता पजामा पहन के टहले। 70 साल तक तो उनके पास गाड़ी, गनर, बंगला, तनख्वाह, पेंशन नहीं थी। अब 70 साल के बाद ऑल ऑफ सडन वो हो गए, मैंने विधायक, सांसद हो गए। तो आपने उनको 5 लाख तनख्वाह दे दिया, फिर उन्हें आपने 2 लाख रुपया महीना पेंशन देना शुरू किया, दिल्ली में आपने मकान दे दिया। तो वह आप पार्टी से हैं, तो वह अपनी पार्टी के कार्यकर्ता से चंदा लेकर के दिल्ली में आवास बनावे 8 बाई 10 का हमारा होटल की तरह, उसमें जाके वो रुके। और हमारे जो विधायक, सांसद, मंत्री इस क्षेत्र में दौरा करते हैं तो अपने कार्यकर्ताओं के घर में रुके ना, हमारे घर में रुके, हम उनको खिलाएंगे, हमारी बड़ाई में आवे, हम खिलाएंगे ताकि उनको भी सुख दुख का मेरे पता चले, क्योंकि मेरे वोट से वो आगे बढ़े। सर, जो तनख्वाह दीजिए वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दीजिए, पेंशन दीजिए तो गवर्नमेंट, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी का क्रीम जो टाइम है 25, 30, 35, 40 साल जनता की सेवा के लिए लगाया है। तो इससे क्या है कि जो करप्शन का दायरा है, जिनको आप अधिकारी कहते हैं, जिस अधिकारी के पास, जिस व्यक्ति के पास समर्पण होगा, क्योंकि आज हम सब कुछ अपने हिसाब से तय कर रहे हैं, लेकिन 90 साल तक लिखित में स्वतंत्रता संग्राम का जो आंदोलन चला, जिसमें 4 पीढ़ियां मर गई, खप गई, तो उन लोगों के दिमाग में नहीं था कि मैं मर जाऊंगा तो देश आजाद होगा, तो
हम जिंदा रहेंगे तो पेंशन मिलेगी, हमारे बच्चों को माने वो कोटा के तहत जो है नौकरी मिलेगी। ये स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की सोच नहीं थी। लेकिन अब 72 में यह भी आया कि नहीं, स्वतंत्रता संग्राम का सेनानी की जाए। फिर हमारे उत्तर प्रदेश में तो लोकतंत्र सेनानी के नाम पर भी मिल रहा है। ये सारी चीजों को समाप्त किया जाए। फिर जो है, जब हमारा यूथ देखेगा कि यही विधायक जी हैं, यही सांसद जी हैं, यही डीएम साहब हैं, कमिश्नर साहब हैं, डीआईजी साहब हैं, जो साइकिल से चल रहे हैं, स्कूटर से चल रहे हैं, हमारे मकान में किराए पर आकर के रह रहे हैं, आप उनको पैसा दे दीजिए, वो किराए पर रहे, कोई दिक्कत नहीं। तो वह इधर से भागेगा। फिर जिन बच्चों को अंदर है कि हम कोई बड़ा पद प्राप्त कर ले, चाहे सरकारी नौकरी में, चाहे हम पॉलिटिकल क्षेत्र में, और हम फिर लोगों को धमका के काम करा के कमीशन और घूस के नाम पर पैसा इकट्ठा, वह वहां से पलायन करेगा और स्वावलंबन की तरफ जाएगा। जो अधिकारी इतना कष्ट नहीं सह पाएगा कि मेरे घर में किराए पर रहे, साइकिल मोटरसाइकिल चार चक्का से वह अपना चला के खुद जाए, वह मैंने लोन लेकर के गाड़ी खरीदे, तो अगर वह नहीं कर पाएगा तो उस नौकरी को छोड़ करके वह बाहर आवे, रिस्क लेकर के एक बड़ी कंपनी लगावे, फैक्ट्री चलावे, सरकार लोन दे रही है और लोन की रिकवरी करे, लोन जो दे करके माफ करते हैं, ये माफ का सिस्टम हटाइए। तो अगर इसको हम लेकर के चलते हैं, बहुत संक्षेप इसको मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि हमें पूरा डिफाइन करना था कि सरकारी गाड़ी, गनर, बंगला, जनप्रतिनिधियों की तनख्वाह और पेंशन अगर इसको खत्म कर दें तो हमारा बहुत सा पैसा बचेगा और इस पैसे को हम डेवलपमेंट में लगा देंगे, क्योंकि मेरे बजट का 90% लगभग चला जाता है इसी में। और पूरी की पूरी खरीद, सर्किट हाउस में जब जब मुख्यमंत्री जी आएंगे, जब जब कोई मिनिस्टर साहब आएंगे, पूरा पूरा अर्दा पर्दा फर्नीचर बदल दी जाती है, उसका डेंट पेंट हो जाता है। व्हाट इज दिस? किसके पैसे से, किसके लिए, किसको आप दिखा रहे हैं? यह जनता परेशान है। और हमसे पैसा लिया आपने, पहेट करके 30%, 40%। अगर टाटा, बिरला, डालमिया और अंबानी टैक्स देते हैं 30%, तो हमारे पैसे से गया हुआ है, उसमें से टैक्स देते हैं। और टैक्स तो उन्होंने दे दिया, टैक्स पहुंच गया सरकार के पास 1,000 करोड़ रुपया मान लीजिए। और वह घूम करके जब मेरे यहाँ डेवलपमेंट के लिए आया, तो वह जो है 50-60% चला गया कमीशन में। तो वह, और हकीकत यह है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है सिवाय कमीशन लेने के। यह धरती चल रही है तो निजी लोगों के चलते। जब तक निजी लोग मैदान में नहीं आए थे, मेरे पास कुछ नहीं था, न खाने को था, न पहनने को था। जब निजी लोग आए हैं तो हमारे पास रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था बनी है। सरकार का सिर्फ एक काम है, लॉ एंड ऑर्डर, गुंडई न बढ़े। कोई गुंडे इसके लिए बहुत ज्यादा हमें, बाकी सरकार जो बांट रही है फ्री में, हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हम लैपटॉप, स्कूटर दे देंगे, हम आवास दे देंगे, हम शौचालय दे देंगे। व्हाट इज दिस? ये किसका पैसा है? ये सब कमीशन जा रहा है। तो सरकार का ये काम नहीं। जिनको आप फ्री में दे रहे हैं उनसे आप काम लीजिए। अब समय बदल चुका है। अब हमारे पास मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है। अगर आप रेल 24 घंटा चला सकते हैं, प्लेन 24 घंटा चला सकते हैं, हॉस्पिटल 24 घंटा चला सकते हैं, सरकारी गैर सरकारी, तो संपूर्ण कार्यालय 365 दिन चलाइए, 24 आवर। और जिन लोगों को आप मुफ्त में बांटते हैं, उन्हीं को आउटसोर्सिंग के नाम पर 5,000 रुपया महीना पर रखिए। कार्यालय 24 घंटा चले, हमको स्कूल कॉलेज सब चलाइए। और जो वर्क लोड है, क्योंकि आप एक सिंगल कार्यालय में चले जाइए, वर्क लोड इतना बैठा हुआ है, 10 से 4 में कोई काम होने वाला नहीं, बीच में 1 से 2 के बीच में लंच हो गया, तो 3 से 4 घंटे सरकारी कर्मचारी काम करता है, उसमें तो काम करेगा नहीं। तो जब कार्यालय खुलेगा कि हम जब पहुंचे अपना काम कराएंगे, तो मेरा कार्य निपटेगा। हाँ, आप उसके हिसाब से आदमियों को डिप्यूटियों, वैसे ही जैसे हॉस्पिटल में सीएमओ एक ही है, अपने यहाँ ड्यूटी लगा देता है, रेलवे बोर्ड में भी ड्यूटी लगा देते हैं, हवाई अड्डे पर ड्यूटी लग जाती है, इमरजेंसी सेवाओं में ड्यूटी लग जाती है। तो इस तरह से अगर आप कर देते हैं, क्योंकि अब 145 करोड़ की आबादी का देश हो गया, दुनिया का सबसे बड़ा देश है, इसमें आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। और उस दकियानुसी जो आपने कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तमाम सीआरपीसी, आईपीसी, फॉरेस्ट एक्ट, यह तो अंग्रेजों के बना। भीमराव अंबेडकर ने कुछ यहाँ से काटा, कुछ वहां से काटा, वहां से काटा, चपका दिया। वह जो है मैंने संविधान निर्माता बन गए, कोई बोलने की औकात रखने वाला नहीं है। जो बोलेगा उसका वोट चला जाएगा। और आरक्षण को पूरी तरह से समाप्त करके जो है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप आरक्षण देना है तो अमीरी गरीबी के नाम पर अर्थ मत दीजिए, उनको सुविधाएं दे दीजिए। कॉलेज इतना खोल दीजिए, लोग पढ़े लिखे हैं। नौकरी आप दे नहीं सकते, तो इस तरह से अगर समेटेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, मेरा जहां तक ये चिंतन है। और
मैं बहुत सारी चीजों को बोलता रहता हूँ। मैं पिछले 30 साल से बोल रहा था शौचालय के इशू पर। महिलाएं सड़क पर जाती थी, वहां से उठा लेते थे ट्रक वाले, तमाम मैंने बदतमीजी हो जाती थी। मोदी जी ने उसको पकड़ा, ये काम कर रहे हैं। मैं अपने यहाँ कभी आ पाएंगे तो मैं पानी जमीन के अंदर, मेरा कॉलेज है, 8 मेरा पॉइंट है, पानी डालता हूँ अपने घर से लेके कॉलेज तक। और वह पानी, पानी सबको चाहिए, हाहाकार सबको मचा है। पानी कोई स्टोर, पानी तो कुदरत की देन है, ऊपर से ईश्वर देता है पानी। वो जो भी सिस्टम साइंस है क्या है, मैंने उसके बारे में नहीं कमेंट करता। उस पानी का स्टोरेज मैं करता हूँ, वो पानी शुद्ध पानी आया, सबसे बेहतर आंसू जल वायुमंडल का है, और वो सीधे बहते बहते चला जा रहा है सागर में। तो इसको कौन रोकेगा? आप कहते हैं कि दारू मत पियो, गांजा मत पियो, भांग मत खाओ, तो आप ही तो बंटवाते हो लाइसेंस देकर, क्यों ऐसा करते हो कि बंद कर दो आप फैक्ट्री? आप कहते हो कि प्लास्टिक प्लास्टिक की फैक्ट्री चलाओगे, आप कहो प्लास्टिक बंद करते, तो एसडीएम साहब पकड़ के जुर्माना लगा दे। ये दोहरा कानून मत चलवाइए फिर इसको। जैसे इसमें टोल प्लाजा शुरू हो गया है, ठीक है, टोल प्लाजा लीजिए। आज 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 करोड़ की गाड़ियां हैं, 10% आप रजिस्ट्रेशन चार्ज ले लेते हो, तो उसके बाद टोल प्लाजा क्यों ले रहे? तो जो रजिस्ट्रेशन चार्ज ये किस काम का है? आज के 30 साल पहले क्या गाड़ी थी आपके पास? अम्बेसडर थी कई लोगों के पास, जीप थी कई लोगों के पास, फिएट थी कई लोगों के पास, मारुति थी कई लोगों के पास। आज तो घर घर में एक अदना सा शादी में चले जाए 25 से 4 चक्का खड़ा रहेगा। और हम लोग जो है बहुत बड़े बड़े शादी बाल्यकाल में गए हैं, रेल से और पैदल गए हैं। तो विकास हुआ है, पैसा आपके पास हो गया है, विकास हो रहा है, लेकिन करप्शन बहुत तेजी से फैला हुआ है। और हर नौजवान उसी करप्शन के चक्कर में, कोई गो तस्करी में लगा हुआ है, कोई हीरोइन गांजा भांग में लगा हुआ है, कोई कट्टे में लगा है, कोई गुंडई के माध्यम से अपहरण का धंधा चलाना चाहता है। तो ये एक प्रांत की सरकार कसेगी तो दूसरे में चले जाएंगे, वहां से फिर पलटेंगे, इधर आ जाएंगे। तो इसको कैसे रोका जाए? यह जब हम वहां से लौट करके आएंगे और अच्छे अच्छे लोग जो है जब काम में लगेंगे, तो नौजवानों को अपने से जोड़ेंगे, रोजगार देंगे और कार्यालय चलेगा तभी से। संक्षेप में मुझे कहना है कि सरकारी गाड़ी, गनर, बंगला, इसको समाप्त करें, सर्किट हाउस अगर समाप्त करें, जो बने हैं इसमें सरकारी कार्यालय खोल दें। और इसी तरह से जो है आप जनप्रतिनिधियों की तनख्वाह और पेंशन को बंद कर दें। आप इनकम टैक्स को खत्म करके 5% नहीं, आप 10% सेल टैक्स रख ले, लेकिन इतना रखें कि जनता आराम ले। जिस कानून का पालन, जिस जनता आसानी से नहीं कर पाएगी, फिर उसका बाईपास निकालेगा। और बाईपास का मतलब केवल घूस होता है। आप हिंदुस्तान में अगर सर्वे करा ले, न्यायपालिका से लेकर के कार्यपालिका तक, शायद 1% ऑनेस्ट व्यक्ति आपको मिलेगा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं। आपके काम के बदले जनता कहीं न कहीं घुमा के घूर देती है। 1977 में बनारस में एक जेएन द्विवेदी हुआ करते थे, पीसीएस ऑफिसर, और डेड ऑनेस्ट आदमी थे। विकास प्राधिकरण उनके अंडर में था, 1 रुपया घूस नहीं लेते थे, लेकिन व्यवहारिक से काम करते थे। उनके बेटे की शादी हुई थी और मुख्यमंत्री 72 में थे उत्तर प्रदेश में, नारायण दत्त तिवारी, सॉरी कमलापति त्रिपाठी। उनके यहाँ जितना दहेज में आया था, उसका 3 गुना दहेज में उनके यहाँ लोग जो दहेज चाहते हैं, न्योता लिखवाने के लिए दैजा बोलते हैं। एक आदमी खड़ा हो गया बारात की सेवा के लिए, उनको उन्हें कई फ्लैट दे दिया था। कोई 4 चक्का लेकर के, मैं एक फिएट दे देता हूँ बहन, मेरी बहन को, कोई आड़ के कार्ड छपवा दिया, कोई भोजन उनका कुछ, उनकी जांच बैठवा दिया कमलापति त्रिपाठी ने कि यह ईमानदार हैं। तो इतना, क्योंकि 3 ट्रक शादी स्थल से उनके घर में गाड़ियों में अटैची और कपड़े लद करके गए थे, इतना दहेज मिला था। तो ये तमाम सारी चीजें हैं। ये दहेज थोड़ी कहलाएगा, ये तो व्यवहार कहलाएगा। हाँ, व्यवहार कहलाएगा, व्यवहार कहलाएगा, व्यवहार। तो व्यवहार उन्हीं को क्यों मिल गया इतना? इतना इतना क्या मिलता है क्या किसी को? हमने घूस नहीं दिया, लेकिन मेरा काम आपने किया है तो मैं पहेट करके 10,000 रुपया दे दिया। उस जमाने 77 की बात बता रहा हूं मैं, 78 की, बनारस में। और वह मैंने उत्तर प्रदेश का पहली शादी थी जिसमें व्यवहार आया था इस तरह का। यह व्यवहार क्या गांव के प्रधान को मिलेगा? गांव के आदमी को मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? ये वो कोई काम तो किया नहीं। कॉलेज के प्रिंसिपल को मिलेगा? नहीं मिलेगा। वाइस चांसलर को मिलेगा? नहीं मिलेगा। आज अच्छे अच्छे लोगों को नहीं मिलेगा। तो इस सिस्टम में बहुत सारे डिपेंड है। बाकी हमारा जो चिंतन था, जितना मैं चिंतन करता हूँ, क्योंकि 3-4 बार चुनाव मैं भी लड़ चुका हूँ 2002 से, विधानसभा भी लड़ चुका हूँ मैं, और मैं एमएलसी का भी लड़ चुका हूँ 10 जिला का, जिसमें 12 लोकसभा और 50 एमएलए की सीट आती है। मैं सपा से भी लड़ चुका हूँ, सपा में भी रहा हूँ, बसपा के लोगों से भी मेरा संबंध रहा है। मेरे यहाँ प्रधानमंत्री भी आ चुके हैं बीपी सिंह,
मेरे यहाँ जो है आपके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, आपके यहाँ के राज्यपाल, हमारे अच्छे संबंध थे। रामनरेश यादव जी वो मेरे यहाँ आ चुके हैं। हम्म। और अभी हमारे यहाँ पिछले साल उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और हिंदुस्तान के सीनियर आईएएस ऑफिसर दुर्गा शंकर मिश्रा जी आए थे। हम लोगों का घर मेरे यहाँ डीएम भी रहे हो। हम्म। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी का भी कार्यक्रम मेरे यहाँ लगा था अभी 4 महीना पहले, जो है योगी आदित्यनाथ जी का। तो कुछ लोगों ने हमारे बारे में कुछ भ्रांति फैला दिया था, उस भ्रांति के कारण उनका कार्यक्रम टल गया, अब बाद फिर लगेगा। तो इन सब के नजदीक रहने का, चूंकि मैं पत्रकारिता में रहा हूँ, मैं मृणाल पांडे के साथ साप्ताहिक हिंदुस्तान का यूपी का ब्यूरो चीफ रहा हूँ मैं। इन सब में रहने के नाते हमने शासन, सत्ता, व्यवस्था, राजनीति को बड़े नजदीक से देखा है कि कैसे मैंने चल रहा है। तो अगर इसमें चले संक्षेप में कि सरकारी गाड़ी, गनर, बंगला, जनप्रतिनिधियों की तनख्वाह और पेंशन को खत्म कर दे, इनकम टैक्स को खत्म करके सेल टैक्स को 5 से 10% ला के रख दे, कार्य और मुफ्त में कुछ भी न दिया जाए, नथिंग, 1 रुपया नहीं। जिसको देना चाहते हैं उनसे कहिए कि आप आइए मेरे यहाँ नौकरी करिए, जिस योग्यता में आप हो। आप 4th क्लास एम्प्लॉय में अंगूठा टैक्स करिए, काम कोई नो प्रॉब्लम। आप अंगूठा टैक्स से पहरेदारी करिए, हमारे यहाँ चपरासी का काम करिए, गार्ड का काम करिए, जिस योग्यता में हो। और कार्यालय 24 घंटा खुले, पूरे देश के कार्यालय, भले ही 4 ही कर्मचारी रखिए और उसके बदले उनको 5 रुपया महीना दे दीजिए। जब आप उन्हें 3 लाख रुपए का, 4 लाख रुपए का आवास दे रहे हैं, जब आप उनको लैपटॉप, स्कूटर दे रहे हैं, जब आप उनको बिजली 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं, तो ये आपके बाप का है। यह सीधे सीधे जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सरकार बनाने के लिए जनता को, एक एक व्यक्ति को बेईमान बना रही हैं। इसलिए गांव प्रधान के चुनाव का खर्चा आज की तारीख में 50-50 लाख रुपया है। क्यों प्रधान इतना खर्चा करता है? एक ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में 5 करोड़ रुपया खर्चा होता है। एक जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के लिए 1-1 करोड़ रुपए में एक एक सदस्य बिकता है। कहां जा रहा है देश? ये सब उठा के देता। और पब्लिक मीटिंग तो एकदम समाप्त करा दीजिए। जो पब्लिक मीटिंग होती है वो भी जनता का पैसा। आप हेलीकॉप्टर से आए तो पैसा कहां से आ रहा है? गाड़ियों का रेल आता है, पैसा कहां से आ रहा है? आप साल भर काम करते हैं, आप 5 साल काम करते हैं, सीधे जनता के बीच में जाएं। और आपको जो एड्रेस करना है, आप टीवी के माध्यम से करिए, अखबार के माध्यम से करिए, सोशल मीडिया के माध्यम से करिए। कोई रैली नहीं। फिर आप रैली करते हैं, 4 बच्चे स्कूल में नहीं जा पाते हैं, पेशेंट जो है हॉस्पिटल में नहीं जा पाता है, कोई बारात नहीं हो पाती है, बेटी की शादी है वहां प्रॉब्लम आती है, किसी के घर में कोई परहित है वहां प्रॉब्लम आती है, ये सब समस्याएं आती है। इसलिए जो पब्लिक मीटिंग है इसको एकदम समाप्त कर दीजिए। और आपका कार्यकर्ता गांव गांव वो जनता से संपर्क करे और उस आधार आपको जो एड्रेस करना है वहां से करिए। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी 8 बजे टीवी पर आके बोलते हैं कि 1500 की नोट बंद, पूरा देश बंद कर देता है। प्रधानमंत्री जी आके कहते हैं कि आज ताली थाली बजाओ, पूरा देश ताली थाली बजा देता है। आज मोबाइल की बैटरी जला दो, कोरोना का सब जला देते हैं। इसके लिए जब आपको मीटिंग करने की नहीं आवश्यकता है तो वोट मांगने के लिए आपको मीटिंग करने की क्या आवश्यकता है? एक एक दिन में, एक एक लोकसभा में, एक एक विधानसभा में 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 हेलीकॉप्टर उतरती है। जनता परेशान हो जाती है, स्कूल कॉलेज बंद हो जाते, बच्चे जा नहीं पाते हैं, जाम में छोटे छोटे बच्चों की गाड़ियां फंसती है। आज की तारीख में जब ये है, जिस ढंग से हमारे यहाँ गाड़ियां बढ़ रही हैं, सुविधाएं बढ़ रही हैं, आने वाला समय हमें बहुत आमूल चूल परिवर्तन करके लेके चलना होगा, जैसे योगी जी ने कुंभ में किया है। 50 करोड़ की आबादी वहां पर आ रही है नहाने के लिए, सब कुछ चेंज कर दिया है पुराना अनुभव लेकर के। तो हम तकियान उसी परंपरा से अगर चलेंगे इस टेक्नोलॉजी के युग में, जब हर दुनिया, क्योंकि इतना बड़ा विकास हो सकता है हम लोगों नहीं सोचे थे। हम लोग बहुत बैकवर्ड जमाने के, हमारे जमाने में न भोजन था, न कपड़ा था, न पीने का पानी था, पक्के मकान नहीं थे, स्कूल कॉलेज नहीं थे, सड़कें नहीं थी। आज तो सब कुछ बहुत भारी तादाद में हो गया है। हम लोग माटी की स्कूल में पढ़े, माटी के मकान पैदा हुए हैं। अब माटी के मकान में आपको भी स्कूल कॉलेज की मान्यता नहीं मिलेगी। सरकार ने कह दिया है पक्का चाहिए, बोलती है पक्का, मड का नहीं चाहिए, बिल्डअप चाहिए, पक्का एरिया चाहिए। तो बदलते हुए परिवेश में हमको अपना सोच बदलना पड़ेगा, अन्यथा हम दुनिया से बहुत पीछे रह जाएंगे। अमेरिका अमेरिका ही रहेगा, पीछे रह जाएंगे। भले ही कोरोना काल में वैक्सीन बना के हमने पूरी दुनिया को दे दिया हो, हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर हम चेंज करेंगे तो सब बदल जाएगा। जब हमारे देश का आपको वोट देने वाला व्यक्ति, जो आपको राजा बना रहा है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल बना रहा है, जो आपको जो है सांसद विधायक बना रहा है, अगर वो बिना चप्पल के, बिना अच्छे कपड़े के रह सकता है तो हमारे विधायक सांसद जी रहे। ऐसे तमाम सांसद विधायक हुए हैं, आपके रामनरेश यादव भी उसमें थे, लेकिन वहां पर जो व्यापक घोटाला हुआ था उसमें उनका बेटा इन्वॉल्व हुआ।
उसी के चलते उनका बेटा भी मरा और वो भी मर गए। मैं जानता हूँ उस परिवार को बहुत नजदीक से। तो बदलते हुए परिवेश में हमको ढालना पड़ेगा, आना पड़ेगा। इस पर विचार करिए, फिर आप कहेंगे तो मैं इसका और सार संक्षेप आपको देना चाहूंगा मैं। अगर इसमें कुछ और अच्छी बात हो तो आप स्वीकार करिएगा, नहीं तो हम लोग तो देखिए बोलने वाले हैं, वक्ता है, बोलते रहते हैं। ये मेरे मन में था, उस दिन देखिए, मैंने आपको सुना, तो मैंने कहा कि आपसे आपने अगली बार आपने अपनी मुझे बात को रखूंगा मैं। आपने मुझे बहुत जी विस्तार में सुना और हमने आपको भी बहुत विस्तार में सुना। जी 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 आप इसमें कहाँ संधि होते हुए देख रहे हैं? क्योंकि मुझे क्या लग रहा है कि आप आज की समस्याओं में जी रहे हैं जी और हम आपको समग्र समाधान दे रहे हैं, तो ये समस्याएं तो अपने आप विलुप्त हो जाना है। जी। जैसे यदि आपने हम्म। हमने आपसे अनुरोध किया था कि आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करके एक वीडियो देखिए। हाँ हमने आपको ये भी कहा था कि आप क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करिए हाँ। और उसके जो अबाउट द कम्युनिटी में आप जाएँगे तो 21 महालक्ष्य, जी यदि आप उन 21 महालक्ष्यों को पढ़ लेंगे, तो जी आपकी सभी समस्याएँ विलुप्त हो जाएँगी, जी 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 विलुप्त हो जाएँगी। जी 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 जो आपने जितना भी कहा है, जी 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 ये सबकी ज़रूरत ही खत्म हो जाएगी। जी 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 जी। और आप तो कह रहे हैं कि इनकम टैक्स खत्म कर दीजिए, हम तो कह रहे हैं कि हम सभी टैक्सेस को 5 साल में खत्म कर देंगे, हाँ। तो भारत सरकार के पास 20 गुना ज़्यादा पैसा पहुँच जाएगा हम्म। और वो भी हमारे ही 3 मॉडल से। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए भारतवासी को टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, ना ही डायरेक्ट टैक्स, ना ही इनडायरेक्ट टैक्स। हम्म। तो अब आपको सेल टैक्स वाले, एल टैक्स वालों की ज़रूरत नहीं है। जी 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 आज जो है इतनी सारी गाड़ियाँ पैदा हो रही हैं, जी। ये गाड़ियों को जो है आप कह रहे हैं कि दफ्तर 24 घंटे चलना चाहिए। हमारा कहना है कि आपका घर ही आपका दफ्तर है और आपका घर उसी एरिया में होना चाहिए जहाँ आप सर्विस कर रहे हैं। जी 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 और आप जो है क्यों आना चाहते हैं? जो सर्विस प्रोवाइडर है, जी वो आपके घर में क्यों ना पहुँचे? जी। नहीं समझे आप? हाँ हाँ। क्योंकि इससे हमें ट्रैफिक को भी तो मैनेज करना है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रोड क्या बात। जैम हो रहे हैं, भई रोड जैम क्यों हो रहे हैं? हम्म आप बताइए, हमारे कॉन्सेप्ट में है हम्म। कि हम ट्रैफिक लाइट विहीन जो है ना देश पैदा कर सकते हैं। जी जी जी। जहाँ कोई चक्का जाम नहीं होगा, हाँ। जहाँ पे फ्लाईओवर बहुत कम जगहों पर आवश्यकता अनुसार होंगे, हम्म अन्यथा जो है यू टर्न के माध्यम से हम्म हम जो है सभी अपने-अपने जगह पे पहुँच सकेंगे। गूगल जैसा सॉफ्टवेयर होगा, कुछ बोर्ड होंगे जो बताएँगे कहाँ से यू टर्न लेना है, कहाँ से क्या करना है। हम्म आपकी आज जो है आपकी गाड़ियाँ हम्म ने पूरे स्पेस को घेर लिया है। हम्म। एक गाड़ी में एक आदमी बैठा हुआ है, एक ड्राइवर, एक आदमी बैठा हुआ है और आपका पूरी ट्रैफिक लाइट जो है ना भरी हुई हैं, का ट्रैफिक कंजेशन सिर्फ़ इसलिए है क्योंकि वहाँ ट्रैफिक लाइट लगी हुई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जितने समय तक रेड लाइट है उसमें इतने व्हीकल इकट्ठे हो गए कि उनको क्लियर होने में 3 बार लाइट को ऑन ऑफ होना पड़ता है। हम्म। तो जो आप आज की समस्याओं की बात कर रहे हो, आज आप सर्किट हाउस और रेस्ट हाउस की बात कर रहे हो, ये सब चीज़ें विलुप्त हो जाएँगी। जो आप रिज़र्वेशन की बात कर रहे हो, भाई रिज़र्वेशन में आपने ही आँकड़ा दिया है कि सरकारी नौकरी 2% होती है, उसमें रिज़र्वेशन के हिसाब से कितना परसेंट बनेगा? तो ये रिज़र्वेशन किसी का भला नहीं कर रहा है, इट इज़ बिकमिंग ए विशियस सर्कल। जो एक ही व्यक्ति जो है ना उसी का लाभ बार-बार लेता रह रहा है, जो और वो ऑलरेडी प्रिविलेज्ड क्लास हो गया है। जैसे अज़्यूम करिए यदि कोई आईएएस, आईपीएस बन गया है, उसके बच्चे बेस्ट ऑफ द एजुकेशन पा रहे हैं, बेस्ट बिल्कुल। ऑफ द एनवायरनमेंट पा रहे हैं, अब एग्री उसके बच्चे को रिज़र्वेशन क्यों मिलना चाहिए? एग्री एग्री। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि हम रिज़र्वेशन के बारे में क्यों सोचें? हाँ। जब हम फंडामेंटल राइट टू एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, हम्म आप उसे चपरासी बनाने की बात कर रहे हैं हम्म और हम कह रहे हैं कि हम आपको जो आप बस मिस कर गए हैं, जो आपने एजुकेशन नहीं ले पाई है, आपकी सामाजिक और परिस्थितियों के कारण जो आप नहीं कर पाए हैं, हम तो उसे खोद करके आज के दिन आपको वो शिक्षा और वो हुनर देना चाहते हैं, वो टूल्स टेक्नोलॉजी देना चाहते हैं, उसमें आपको सिद्धस्त बना रहे हैं और जी। आपको किसी के सामने नौकरी के लिए हाथ नहीं फैलाने की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप जो है
या तो खुद के ड्रीम में जो है ना लग जाएंगे, या यदि आपके पास अपना ड्रीम नहीं है तो किसी दूसरे के ड्रीम में आप जाके एडजस्ट हो जाएंगे। मतलब भारत में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कि अनएम्प्लॉयड होगा। भारत में हर व्यक्ति को शिक्षा का मौलिक अधिकार होगा, और वो शिक्षा उसके कैरियर और पोटेंशियल को डेवलप करने के लिए जो आवश्यक है उतनी ही मॉड्यूलर एजुकेशन दी जाएगी। आपको रिडंडेंट सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जाएंगे, आपको घुटना नहीं लगाना होगा, राइट? यदि हमें आपको हिस्ट्री पढ़ाना है तो हिस्ट्री की 4 मूवी बना देंगे ना, आप देख लो ना उनको, आपको इतना सामान्य ज्ञान बढ़ जाएगा, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं एक बार आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या आपको हमारा विजन समझ में आया था, और क्या आपने उसमें वो पोटेंशियल देख पाया है कि जिन समस्याओं को भी आपने कहा है वो वैसे ही विलुप्त हो जाएंगी जैसे घोर अंधेरा एक छोटी सी मोमबत्ती जलते ही विलुप्त हो जाता है। अभी जब तक मोमबत्ती या प्रकाश का स्रोत नहीं पहुंचा है तब तक वो घना अंधेरा आपको भयावह लग रहा है, लेकिन वो घना डरावना अंधेरा एक छोटी सी लॉ से जो है ना गायब हो जाता है। ऐसे ही क्राइम फ्री भारत के जो 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकार हर भारतीय की जिंदगी बदल देगा। मतलब उसमें समझने वाली बात है कि भारत इन सब चीजों को जमीन पे लाने के लिए भारत सरकार के खजाने का एक पैसा खर्च नहीं होगा। कोई पेपर करेंसी नहीं होगी, सब डिजिटल करेंसी होगी, और कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार करने की स्थिति में ही नहीं होगा। आप बताइए, डिजिटल करेंसी में आप भ्रष्टाचार कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। नहीं। क्या आप कोई स्कैम कर पाएंगे? क्या आप जो है ड्रग माफिया पनप पाएंगे? ना। तो और यदि उसी डिजिटल करेंसी पे 2% की ट्रांजैक्शन फीस कर देंगे तो इस जो भारत सरकार आज कमा रही है 10 गुना पैसा तो केवल 2% की ट्रांजैक्शन फीस से आ जाएगा। राइट? बिल्कुल। तो आपने अपने समस्याओं को देखा और उसके ऊपर एक चिंतन किया। हम उससे बहुत हटके एक नई चीज पैदा करने की बात कर रहे हैं, और वो नई चीज क्या आपके राजनेता आपको देंगे? जो मैंने पिछली बार भी आपको समझाने की कोशिश की थी कि राजनेता जो हैं अच्छे लोग हैं ही नहीं, क्योंकि अच्छे लोगों को टिकट ही नहीं दिया जाता। इन्हें जाति, धर्म, संप्रदाय और संकीर्ण राजनीति के आधार पर इनको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। फिर विनेबिलिटी के तराजू में इन्हें नापा जाता है, और उस विनेबिलिटी के तराजू में आप देखते हैं कि ये दुष्ट है तो विनेबल है, यदि अपराधी है तो विनेबल है, यदि बाहुबली है तो विनेबल है, गुंडा है तो विनेबल है, बली है तो विनेबल है। और सभी राजनीतिक पार्टियां इंक्लूडिंग आपके केजरीवाल, सभी लोग एक ही तरीके के जीतने के लिए हथकंडे अपना रहे हैं। तो जिस समस्या को आपने भी कहा है कि वो गरीबी का सहारा ले रहे हैं, दारू का सहारा ले रहे हैं, पैसे का सहारा ले रहे हैं, राइट? गाड़ी से लेके स्कूटर से लेके आजकल तो मालूम नहीं क्या क्या बांट रहे हैं। और जैसा आपने पिछली बार बताया था कि वोट खरीदने के भी पैसे देते हैं और वोट ना देने के भी पैसे। एक आपके नॉलेज में एक नई चीज है। नहीं, आपने कल परसों बताया था, याद है। तो मेरा सोचना है कि आपका जितना भी ये संभाषण है वो संभाषण की सभी समस्याएं जैसे अंधेरा लुप्त होता है ऐसे ही वो लुप्त हो जाएंगी। लिहाजा उस पर ज्यादा चिंतन करने की जरूरत नहीं। मैं आप यदि किसी समस्या के बारे में विस्तार से मुझसे जानना चाहेंगे तो ये मॉडल कैसे वो समस्याओं को गायब कर देगा। समस्याएं गायब, जैसे भ्रष्टाचार आपकी समस्या है, और हमारे इसमें डिजिटल करेंसी होगा तो पेपर होगा ही नहीं, और पेपर करेंसी की हमें जरूरत नहीं है। हमारे अकाउंट में, आपके अकाउंट में पैसा नहीं भी है तो भी जो है ना आपके सेल्फ अकाउंट से पैसा आ रहा है, तो आपका जब पैसा नहीं भी है तो ट्रांजेक्शन तो भी मैच्योर होगा। क्यों? क्योंकि वो कल वृक्ष अकाउंट से पैसा आ जाएगा। तो हमें कनेक्टिविटी है नहीं है ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, चीजें रिकंसाइल होती रहेंगी कि
अर्निंग अकाउंट से पैसा आ रहा है या अर्निंग अकाउंट में नहीं है, तो कल वृक्ष अकाउंट से अर्निंग अकाउंट के माध्यम से पैसा का भुगतान हो रहा है, भुगतान तो हो ही जाना है जी। तो अब केवल एक ही समस्या है पूरे समाधान में, जी। वो है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। जी। वो नियम कानून जो इस नई इकोसिस्टम को जमीन पे उतारने के लिए है, वो कौन लाएगा? ये बताइए, हम जो है मिट्टी अपनी यूज कर रहे हैं, सीमेंट अपनी यूज कर रहे हैं, खनिज अपने यूज कर रहे हैं, लोहा अपना यूज कर रहे हैं, मानवीय संसाधन हमारे यूज हो रहे हैं। तो भारत में विकास के लिए और संपदाओं के बनाने के लिए हमें एफडीआई की जरूरत क्यों? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जी जी जी। हमें आईएमएफ के लोन की जरूरत क्यों? हमें वर्ल्ड बैंक से लोन की क्या जरूरत है? बिल्कुल। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट लाया है कि हमारी आवश्यकता के अनुसार हमें जो राष्ट्रीय संपदाओं का निर्माण करना है, यहाँ राष्ट्रीय संपदा का मतलब सरकारी संपदा बिल्कुल नहीं है, हमारी और आपकी संपदा भी राष्ट्रीय संपदा है। बिल्कुल बिल्कुल। राइट, तो वो उसकी ऑनरशिप और सरकार उसको उससे राष्ट्रीय संपदा के नाम से भ्रमित मत होइएगा। राइट, अब हमें जो भी चीज बनाना है वो छोटी नहीं होगी। और अभी जो आप बात कर रहे हो वो आज के चिंतन के हिसाब से कर रहे हो, हमारा चिंतन दूसरा तरीके का है। जैसे हमने कहा कि 5 सर्टेनिटी के साथ आपको अपराध मुक्त भारत मिलेगा, आप बटन दबाओगे तो एक वेल ट्रेन्ड वेल ड्रेस्ड व्यक्ति आपके घर पहुंचेगा ऐप के साथ, और वो उसमें कुछ ऐसे एक्स्ट्रा डिवाइसेस भी लगे होंगे जिससे वो एविडेंस भी कैप्चर कर पाएगा जो आज पुलिस नहीं कर पा रही है। जैसा हमने पिछली बार आपको बताया था कि झूठी एफआईआर करना, झूठे बयान देना, झूठे बयान लिखना, झूठी विवेचना करना और झूठी बहस करना कोर्ट में, ये बहुत गंभीर अपराध होंगे। ये परजरी के ऑफेंस कहलाते हैं, वैसे उसको प्रोनाउंसिएशन में आर साइलेंट रहता है तो परजरी कहते हैं। ज्यादा परजरी के जो है ये बहुत जघन्य अपराध होंगे, करने वाला जेल में चढ़ जाए। आप बताइए, 21 टेक्नोलॉजी का यूज करके डिजिटल चित्रगुप्त जो है उन साक्ष्यों को संग्रहित रियल टाइम बेसिस पे कर पाएगा जो आज की पुलिस सोच भी नहीं पा रही है। जी। आज जो आप वर्षों वर्ष कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, वहां पर जो है डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम में बिना कोर्ट कचहरी के में जाए आपको अधिकतम 30 दिन में जजमेंट नहीं न्याय मिलेगा। जी। यदि आपको रिकॉल हो तो हमने आपको बताया था कि न्याय क्यों मिलेगा, बताया था क्या? क्या बताया था मैंने उसमें कि उसके लिए हम 3 काम करेंगे। पहला काम करेंगे कि कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट जो है एक्ट खत्म हो जाएगा। राइट, क्योंकि सभी समस्याओं की जड़ ये कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट है। राइट, अपील जो पहले एक अपील थी, अपील अगेंस्ट द जजमेंट। राइट, एक एडिशनल अपील जो है उसमें जोड़ दी जाएगी, अपील अगेंस्ट द जज। जब आप अपील अगेंस्ट द जज प्रेफर करेंगे तो आप अपनी पिटीशन में लिखेंगे कि साहब ये जो है ना एविडेंस हैं और इन जज महोदय ने जानबूझकर गलत निर्णय दिया है। दिस इज कॉल्ड द अपील अगेंस्ट द जज। आज तो आप करोगे तो कॉन्टेम्प्ट में रगड़ देंगे वो आपको, ठीक है ना? तो इसलिए कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट को रिपील करना जरूरी होगा। अब अज्यूम करिए कि जो जज महोदय के विरुद्ध आपने ऐसी अपील कर दी, तो जज महोदय को स्वयं कटघरे में खड़ा होना होगा और एक बेंच के सामने उन्हें अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा। यदि वो अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाते हैं तो वो डी पैनल हो जाएंगे। तो आज तो किसी जज को बाहर आज तक हम निकाल नहीं पाए क्योंकि महाअभियोग कभी लग ही नहीं पाता है। इस नई व्यवस्था में जैसे ही वो डी पैनल हुआ, इसका मतलब है वो जज नहीं रहा, क्योंकि उसको कोई केस ही नहीं मिल रहा है फिर, क्योंकि वो पैनल में ही नहीं है। राइट, और उसे लाखों का हर्जाना भी देना पड़ेगा क्योंकि उसने गलत जजमेंट दिया है। अब बताइए, किसी जज की ये सामर्थ्य है क्या कि वो आपको जानबूझ के गलत निर्णय देते?
आपकी समस्या खत्म हो गई कि नहीं होगी? हम्म। आप बताइए, आपको 30 दिन में न्याय मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। अच्छा, जजेस की संख्या, पुलिस की संख्या, फोरेंसिक साइंस एक्सपर्ट की संख्या, ये बाधा नहीं बनेगी। हम्म क्यों? क्योंकि जितने केस होंगे उतने एक्सपर्ट्स जो है ना ट्रेन करके जो है ना अवेलेबल होंगे, हम्म और उनका भुगतान सरकार को करना नहीं है। हम्म उनको भुगतान क्राइम फ्री भारत की रेवेन्यू स्ट्रीम से होगा। हम्म तो जो फरियादी है, कंप्लेनेंट है, हम्म उसको शिकायत करने का पैसा मिलेगा। हम्म झूठी शिकायत करेगा तो जेल में सड़ जाएगा। हम्म जो गवाह व्यक्ति गवाही देगा, उसे गवाही देने का पैसा मिलेगा। झूठी गवाही देगा तो जेल में सड़ जाएगा। हम्म राइट? हम्म पुलिस वाले ने झूठा बयान, झूठी बेवजह की, तो उसकी नौकरी तो जाएगी जाएगी, वो जेल में भी सड़ जाएगा, कंपनसेशन देते देते मर जाएगा वो। ठीक है ना? ऐसा ही वकीलों के साथ होने वाला है। हम्म और इन सबको रेवेन्यू स्ट्रीम बांटी जा रही है। हम्म और जो जज महोदय हैं, हम्म वो अर्थदंड नहीं देंगे। हम्म तो अर्थदंड जो है ना कैलकुलेटेड होगा। हम्म तो जितना धन हम बांट देंगे, हम्म उसको 2 से मल्टीप्लाई करके वसूल किया जाएगा। अब आपने कहा कि साहब कोई अपराधी है, उसके खीसे में तो पैसे ही नहीं है, हम्म तो वो अरेस्ट होके जो है जेल जाएगा, और जेल का मैनुअल बदल जाने वाला है। तो आज की जेल के कल्पना मत करिए, वो जो कल की जो जेल होगी वो भी फैक्ट्रियों जैसी होंगी, काम होगा वहां पर। तो वहां जाके आपको काम ही करना है भाई साहब। हम्म आपको जो है ना सरकारी रोटी नहीं तोड़ना है। राइट? हम्म तो जितना आप उसमें आपके ऊपर खर्च होगा, जितना आप पैदा करेंगे, उसका वो हिस्सा जो है ना वहां कट जाएगा। बचे हुए हिस्से से आपको भरपाई करना है। अब अज्यूम करिए कि पैसा बटा करोड़ों रुपए, और आपने पूरे जो है ना जितने साल भी आप जिंदा रहे जेल में, उसमें आपने 1/10 ही जो है ना आपके उससे निकल पाया आपका। राइट? तो जो आपकी लाइबिलिटी है, वो जैसे संपत्ति ट्रांसफर होती है, वैसे ही आपके बच्चों को लाइबिलिटी ट्रांसफर होगी। अब आप अपनी जगह मानो कि आप एक क्रिमिनल हैं, और आपके ऊपर करोड़ों की लाइबिलिटी आ गई कैलकुलेटेड, क्योंकि उसको जज महोदय नहीं दे रहे हैं, वो तो कैलकुलेट हो रही है। जितना पैसा बांटा मल्टीप्लाई किया 2 से, और 5,000 से कम पैसा किसी को नहीं मिलेगा, और ये 1 करोड़ तक मिलेगा। तो जो जिसमें ज्यादा धन अपराधी कमा रहा है, उसमें करोड़ों रुपए बांटे जाएंगे, क्योंकि हम करोड़ों की लाइबिलिटी पैदा करना चाहते हैं। राइट? अब आप मुझे बताइए कि इस व्यवस्था में, आज की व्यवस्था में अपराध करना एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जो मैंने उस दिन भी कहा था। एकदम एग्री। तो ये हमने जिस मॉडल में बताया, आपकी ये समस्या खत्म हो गई कि नहीं हो गई? ये इंडस्ट्री एकदम विलुप्त हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो आज जो है, देखिए लोग बाग क्या करते हैं, जैसे एक हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं क्राइम फ्री भारत मिशन के, चार्टर अकाउंटेंट मिस्टर हरीश। तो जब मैंने उनको बताया कि साहब इस तरीके का कल वृक्ष अकाउंट होगा, तो बोले साहब ये अमेरिका की सोशल सिक्योरिटी स्कीम जैसा होगा क्या? मैंने कहा आप पैरेलल क्यों खोज रहे हैं? क्योंकि यदि आप पैरेलल खोजेंगे तो वो पैरेलल पूरे बैगेज के साथ आएगा। यहाँ पे वो बैगेज नहीं है। यहाँ कल वृक्ष अकाउंट आपको देखिए, जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत भी पैसा मिल रहा है, चाहे वो आपका ही बचत क्यों ना हो, चाहे आपके टैक्स का ही पैसा क्यों ना हो, वो जब आपको मिल रहा है तब फ्री भी है। बात समझ रहे हो नहीं समझ? चाहे आपसे ही काटा गया हो, लेकिन जिस समय मिल रहा है उस समय वो फ्री भी बन गया है। कल वृक्ष अकाउंट आपको कोई फ्री भी नहीं दे रहा है, वो आपको टेम्परेरी पैसा दे रहा है। और यदि आपको वो पैसा वापस करने का हुनर नहीं है, तो वो आपको शिक्षा भी दे रहा है, हुनर भी दे रहा है, टूल भी दे रहा है, इक्विपमेंट भी दे रहा है। और यदि आपका कोई ड्रीम है तो उसे राष्ट्रीय संपदा बना रहा है, और यदि आपका कोई ड्रीम नहीं है तो दूसरे के ड्रीम में आपको फिट इन कर दे रहा है। मतलब आपको हम प्रोफेशनली ट्रेंड करके फिर जो है मार्केट में किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं भेज रहे हैं जी। तो इस व्यवस्था में आपके, अच्छा, जितना जितना जैसे एज्यूम करिए कि आपने ड्रीम के हिसाब से एक प्रोजेक्ट बनाया, ये राष्ट्रीय संपदा अथॉरिटी जो है ये आज के ब्यूरोक्रेट जैसी नहीं होगी, रेंट सीकिंग बिहेवियर जैसी नहीं होगी। उन्हें ट्रेंड किया गया है कि आपने जो सपना देखा है वो छोटा तो नहीं देखा है,
वो भारतीय स्तर का है कि नहीं है, तो भारत का स्तर सबसे बड़ा स्तर होगा, उससे बड़ा कोई स्तर ही नहीं होगा। अभी आप कहाँ, दिल्ली में है कि आप आ गए हैं भोपाल में? मैं भोपाल में। अच्छा अच्छा। ये जो हमें आप बातें बता रहे हैं, इसको ऑन पेपर अभी आपने किया है कि नहीं? ये तो पेपर में लिखा ही हुआ है, वो तो हमने आपको बताया है कि यदि आपने ऐप डाउनलोड करके अबाउट द कम्युनिटी में चले गए होते तो, और इसके ऊपर इसमें जो है एक्सपेंडिचर फ्री चुनाव व्यवस्था है। इसमें जो आप कह रहे हैं कि वो हेलीकॉप्टर से आ रहा है, किसी के हेलीकॉप्टर आने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कोई दूसरे का प्रचार कर ही नहीं पाएगा। प्रचार जो है ना ऐसे होगा ही नहीं, कोई आमसभा नहीं होगी, ये रिकॉर्डेड होगा। आप खुद अपनी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं या जो है इलेक्शन कमीशन आपकी रिकॉर्डिंग कराएगा। यदि आप खुद रिकॉर्डिंग करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, और जिसने आपकी रिकॉर्डिंग करके बनाया है कि साहब इसके लिए कोई पैसा नहीं दिया गया मुझे, तो इट विल बी 100% एक्सपेंडिचर फ्री। और वो केवल एक्सपेंडिचर फ्री नहीं होगी, ऐप से होगा। तो आपकी ना तो जिला प्रशासन किसी को, ना पुलिस किसी की जरूरत नहीं है। और देखिए, सबसे पहले वो आपकी आइडेंटिटी एसर्टेन करेगा, तो आपको मतदान कैसे कराएंगे? अभी वो ऐप से होगा, वो अभी हम उसको अभी आपको पूरा समझाते हैं, आपको आनंद आ जाएगा। इसमें हमारे बहुत सारे वीडियो हैं कि एक्सपेंडिचर फ्री चुनाव व्यवस्था कैसी होगी। यदि आप हमारे वीडियोज में देखेंगे 8000 में, तो आपको बहुत सारे वीडियो केवल चुनाव व्यवस्था कैसे होगी वो उसके ऊपर है। अभी हम आपको अभी समझाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। ऐप से चुनाव होगा। चुनाव के पहले ऐप आपकी आइडेंटिटी एसर्टेन करेगा। तो चाहे वो आपका जो है ना ड्राइविंग से, इससे उससे, वो आपकी फोटो से लेके हर चीज एसर्टेन करेगा, और आपकी फाइनल आइडेंटिटी का सर्टिफिकेट देगा जब आपके अकाउंट से 1 रुपए कट जाएगा। तो अभी आपको आइडेंटिटी देना पड़ती है, फिर ऐप आपको आइडेंटिटी देता है। आई हियर बाय सर्टिफाई यू आर मैथिली शरण गुप्ता, राइट। अब आपकी आइडेंटिटी हो गई। फिर चुनाव में कौन से लोग रहेंगे, इसका एक सिस्टम रहेगा, राइट। जैसे यदि हम अभी की व्यवस्था करें तो चुनाव में वही लोग रह सकेंगे जिन्होंने अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा है, राइट। हमें इसी तरीके के मेरिट बेस्ड जो है ना तरीके निकालना पड़ेंगे, जिसमें कि 5 या 10 लोग जो है हाईएस्ट लोगों को जोड़े होंगे, दे कैन कम इन कंपटीशन, राइट। अब उनके बारे में जो भी चीज है वो अपने, यदि आपराधिक रिकॉर्ड के तो हो नहीं पाएंगे, लेकिन यदि आज के कानून में है तो उनके आपराधिक रिकॉर्ड के ऊपर वीडियो होगा। उनके आपराधिक रिकॉर्ड में जो विक्टिम है उससे इंटरफेस होगा, राइट, उसका वीडियो उसमें जुड़ेगा। और इन सब वीडियो को जो है ना देखने के बाद एक क्वेरी की जाएगी। उस क्वेरी में जब आप पास हो जाएंगे तब आपको इन्फॉर्म्ड वोटर माना जाएगा। तो जब तक आप इन्फॉर्म्ड वोटर नहीं होंगे तब तक आपको वोटिंग की विंडो ही नहीं खुलेगी। अब अज्यूम करिए कि आप तो अंगूठा छाप हैं, आप तो जो है ना इन्फॉर्म्ड वोटर होने की स्थिति में ही नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन का एक नुमाइंदा पहुंचेगा, वो इट विल इंश्योर कि आपको वो पढ़ा लिखा के, जैसे कोचिंग करते हैं ऐसे ही वो पूरा मटेरियल आपके सामने लाएगा, लेकिन आपको वो टेस्ट देना होगा, नहीं तो आपको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा, राइट। मतलब हमने पहली बार आइडेंटिटी कर ली, फिर आपको इन्फॉर्म्ड वोटर वाला कर लिया, फिर ऐप इंश्योर करेगा कि यू आर इन ए क्लोज स्पेस, राइट। तो वो कहेगा कि आप लेस दिखाओ, विंडो दिखाओ, इसका मतलब है आपको किसी पोलिंग बूथ में नहीं जाना है, राइट। तो आपका घर ही पोलिंग बूथ बन गया। जब आपका पोलिंग बूथ कंप्लीट हो गया, फिर वो कहेगा भैया मुझे आपकी साइकोलॉजिकल टेस्ट भी लेना है। क्यों लेना है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके बीवी बच्चों को दूसरे कमरे में गन के पॉइंट पर रखा गया है और कहा गया कि सब ड्रामा करके वोट दे देना, नहीं तो तुम्हारे बीवी बच्चों को मार देंगे। तो ऐप आपसे एसर्टेन करेगा कि आप कहीं फियर में तो नहीं है। यदि ऐप ने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि आप डर में हैं, तो वो कहेगा कि आई फील यू आर अंडर फियर, दिस इंफॉर्मेशन हैज बीन पास्ड ऑन टू द पुलिस एंड यू आर लॉक्ड फॉर 3 days, यू कैन नॉट वोट, राइट। जब आप वोट देंगे तो वोट में भी ये सीक्रेट वोट फॉर द अदर्स, वो आपको सर्टिफिकेट देगा कि यू हैव वोटेड, यू हैव डन योर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन एंड यू हैव वोटेड फॉर सच एंड सच इतना, इट इज हियर बाय सर्टिफाइड, और बाकायदा वो सिस्टम के साथ आपके पास आ जाएगा। इट विल कम टू यू, इट इज सीक्रेट टू द अदर्स बट इट इज नॉट सीक्रेट टू यू। आपने तो वोट ही डाला है, राइट।
तो कोई गड़बड़ी, उस तरीके की गड़बड़ी, बदमाशी, मक्कारी के लिए स्कोप नहीं रहेगा, राइट। अब एक दूसरी सिनारियो भी है, जब हम जैसे दुष्ट लोग जो है, जो अपने आप को विद्वान कहते हैं, जो कभी वोट डालने नहीं जाते हैं, तो वो आपको हर दिन रिमाइंडर देगा कि अब इतने दिन बचे, अब 30 दिन बचे, और आपके पास अच्छी लंबी विंडो होगी, 60 दिन की विंडो हो सकती है, जरूरत होगी तो हम 90 दिन की विंडो भी रख सकते हैं, क्योंकि हमारे कोई रिसोर्सेज तो लग नहीं रहे हैं, राइट। तो वो आपको हर दिन खबर करेगा कि भई अब इतने दिन बचे, अब इतने दिन बचे, अब इतने दिन बचे, इतने दिन बचे। अब अज्यूम करिए कि मैथिली शरण गुप्त ने वोट नहीं दिया, तो वो इमीडिएटली एक नॉन वोटिंग सर्टिफिकेट जारी करेगा कि मिस्टर मैथिली शरण गुप्त, वी हैव गिवन सो मेनी वार्निंग, वी हैव गिवन यू सो मच अपॉर्चुनिटी, बट यू डेलिबरेटली डिड नॉट वोट, यू डिड नॉट discharge your constitutional obligation. Therefore, your identity is being tagged everywhere. अब आप जो भी काम करोगे, अगले वोट देने तक आपको हर चीज में 10% पैसा ज्यादा लगेगा। तो आप बस से चलोगे तो 10% किराया ज्यादा लगेगा, आप अस्पताल में इलाज करने जाओगे तो 10% फीस ज्यादा लगेगी, आपके नाती पोते पढ़ने जाएंगे तो 10% उनको उसमें ज्यादा लगेगा। आपको हर दिन बुरे बुरे सपने आएंगे। अगले वोट चुनाव के पहले आप जो है, हम 60 दिन की विंडो देंगे, आप 24 घंटे में वोट डाल दोगे। एम आई राइट और रॉन्ग? बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने आपकी सभी समस्याएं विलोपित कर दी है कि नहीं कर दी? ओके ओके ओके। आप बताओ, ना पुलिस लगना है, ना कुछ लगना है, ना किसी पे बैरियर लगना है, और ना ही कोई स्टार प्रचारक होगा, ना कोई फिल्म इंडस्ट्री के लोग आएंगे। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति है उसे अपनी बात कहना है कि वो इन 21 लक्ष्यों को और बाकी लक्ष्यों को कैसे जमीन पे उतारेगा, ये उसे बताना है, राइट? बिल्कुल। अच्छा, अब आप देखिए, आपके पार्लियामेंट्री रूल में अमेंडमेंट हो रहा है, तो उसमें आपको ये पावर ही हटा लिया जा रहा है कि आप कोई भी कानून सीधे बना पाओगे। तो जो भी चीज आप बनाओगे, उसका पूरा मॉडल, टेक्नोलॉजी, सबसे पहले जिन लोगों ने उस विधा में अपनी जिंदगी लगा दी है, ऐसे लोगों को टास्क फोर्स बनाया जाएगा। वो 15 दिन तक उस पर लाइव चर्चा करेंगे, वो जो मॉडल आप उनको पेश करोगे, उसके पार्लियामेंट तो बाद में जाएगा, पहले उनके पास आएगा, राइट। और उनके डिस्कोर्स के बाद जो सुधार होगा, उसको पहली डिग्री का रिफाइनमेंट कहा जाएगा। फिर जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, वो 15 दिन तक फिर लाइव चर्चा करेंगे, उसमें पब्लिक से लेके, पत्रकार से लेके हर कोई पार्टिसिपेट करेगा, और उससे जो पॉइंट निकल के आएंगे, उससे दूसरी डिग्री का रिफाइनमेंट हो। फिर अब तक पब्लिक को थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाएगा, तो कम से कम उसे इन जो नियम कानून, जो नई चीज बन रही है, उससे उनका क्या बुरा हो सकता है, ऐसी शंकाएं कुशंकाएं जाहिर करने की स्थिति में तो पब्लिक आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? बिल्कुल। तो उसके द्वारा शंकाएं कुशंकाएं और जो छोटी मोटी सलाह है, जो उसके बुद्धि स्तर पे संभव है, वो कैप्चर की जाएंगी, और वो 45 दिन तक कैप्चर की जाएंगी। और फिर तीसरी डिग्री का रिफाइनमेंट करके इन तीनों स्टेजेस के जो कंपेंडियम बन के फिर पार्लियामेंट में पहुंचेंगे। पार्लियामेंट में कोई भी कानून पास होने का केवल यही एक तरीका होगा, मतलब भविष्य के एमएलए, एमपी और ये पार्टी भेप सब खत्म हो जाएगी। बात समझ रहे ना? अब एक एक चीज पर वहां पे चर्चा होगी, एक एक सेक्शन पास होगा। अब बताओ, आपके ऊपर बिना थोपे हम जो है इस देश का इकोसिस्टम बदल देंगे कि नहीं बदल देंगे, राइट? तो ऐसे हर चीज के ऊपर, कैसे पानी जो है ना 9 फीट पे आ जाएगा, कैसे पेड़ों की संख्या 3 गुना हो जाएगी, कैसे जो है ना भारत के हर नागरिक के लिए जो फल सब्जियां चाहिए वो उनके घर पे कैसे पहुंचेंगी, उसको मल्टीग्रेन आटा कैसे पहुंचेगा, उसमें जो है औषधियां और आपकी जिंदगी को बढ़ाने वाली लॉन्गेटिविटी की जो औषधियां हैं, वो आपके खाद्य पदार्थों में मिक्स करके आपको दी जाएंगी। भारत का हर नागरिक स्वस्थ रहेगा। जैसे अभी हमने बटन दबा के आपकी एफआईआर की बात कही थी, ऐसे ही बटन दबा के, जैसे ही बटन दबाओगे तो एक वेल ट्रेन्ड प्रोफेशनल, मेडिकल प्रोफेशनल आपके घर पहुंच जाएगा। आपका जो है ना सैंपल्स लेगा और आपसे पैसा नहीं लेगा, राइट? क्योंकि पैसा तो आपके अकाउंट से सीधा पेमेंट होगा, और आपके अकाउंट में नहीं है तो आपके कलब्रक्ष अकाउंट से आ जाएगा। तो पैसे का पेमेंट का कोई चक्कर नहीं, कोई भी काम मुफ्त में नहीं हो रहा है, राइट? अब जो है ये रिपोर्ट जो है सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के पास, सभी पैथियों के एक्सपर्ट्स के पास पहुंच जाएगी। वो
पेशेंट से बात करने के पहले आपस में बात करेंगे और वो तय करेंगे कि इस पेशेंट की जो है ना बीमारी का स्टेटस क्या है और इसमें कौन सी पैथी प्राइमरी रोल अदा करे। यदि मान लो आपको कैंसर है और 3rd स्टेज का है तो भैया सर्जरी करना है तो एलोपैथी विल प्ले। तो कहीं नेचुरोपैथी होगी, कहीं होम्योपैथी होगी, कहीं एलोपैथी होगी और ये आपको तकलीफ नहीं दी जाएगी। वो पैथी एक्सपर्ट खुद बैठ के तय करेंगे और फिर आपसे इंटरफेस करेंगे और आपको बताएंगे भैया ये आपकी रिपोर्ट है, आपका ये स्टेटस है, हम लोगों ने इस पे चर्चा कर ली है, ये लाइन ऑफ एक्शन है, आपको कुछ कहना है क्या? और जैसे ही वो होगा, रिमोटेस्ट विलेज में भी वो दवाइयाँ उसके पास पहुँच जाएँगी। अब अज्यूम करिए एक मिनट मुझे इसे कंप्लीट करना है, सिनेरियो पूरा कंप्लीट करने दो। अब अज्यूम करिए कि डॉक्टर्स को लग रहा है कि नहीं ये तो बहुत एडवांस स्टेज में है, ही नीड टू बी शिफ्टेड टू द हॉस्पिटल। तो वहां से जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट ही अपना बटन दबाएंगे, एम्बुलेंस आपके पास पहुंचेगी, एम्बुलेंस की लाइव लोकेशन जिस हॉस्पिटल में वो जा रहा है वहां पे रिले होगी। जब वो वहां पहुंचेगा तो जैसे वीआईपी पहुंचता है ना, ऐसा व्हीलचेयर या स्ट्रेचर के साथ व्यक्ति वहां मिलेगा और सीधे जो काम करना है, यदि उसका ऑपरेशन होना है तो सीधे ऑपरेशन थिएटर में चला जाएगा। ऐसा अद्भुत भारत उन लोगों को भी मिलेगा जिनके खीसे में 5 पैसे नहीं है और वो भी मुफ्त में नहीं मिलेगा। इसकी बुकलेट भी तैयार कराइए। इसकी बुकलेट बिल्कुल तैयार नहीं कराना है, कॉपी नहीं कराना है, उसका रीजन क्या है? देखो, आम आदमी को आप मॉडल दे दीजिए कि साहब इससे ये लाभ होंगे, उसकी बारीकियों को समझाने की तकलीफ मत दीजिए, क्योंकि वो जो है ना भूखा है, नंगा है, उसको तो जो है ना दारू के नशे में पड़ा हुआ है, उसके दिमाग को क्यों तकलीफ दे रहे हो आप? आप बात समझ रहे हो ना? हाँ। आपको केवल उससे एक ही काम कराना है, भाई साहब अच्छे भारत का संकल्प ले लो और हमें 4 सरल उपाय बता रहे हैं, इनको कर दो तो 9 दिन में आप 100 करोड़ हो जाएंगे। यही राजनेता आपके चरणों में बैठे होंगे, सब काम हो जाएगा आपका और आपको नहीं समझना पड़ेगा। विद्वान लोग जो है ना टास्क फोर्स का हिस्सा बन जाएंगे, एक्सपर्ट लोग जो है ना 15 दिन तक डिस्कस करेंगे और फिर पब्लिक आपको भी मौका मिलेगा अपनी बात कहने का और इसके बाद वो कंपेंडियम बन के पार्लियामेंट में पेश होगा। तो वैसे आपने बहुत काम किया इस दिशा में। किसने काम किया है? परफेक्ट पर्सन। आपने इस दिशा में बहुत काम किया है और आपका विजन, आपका गोल एकदम क्लियर है। आप एकदम क्लियर जा रहे हैं। यू आर गोइंग गुड। तो अब मेरा कहना है हमें भय पैदा करना है और भय, जैसे आप पहले क्या होता था, आप देवताओं में और राक्षसों में लड़ाई होती थी तो देवता क्या करते थे, पहले प्रार्थना करते थे और राक्षस भी करते थे और शक्ति का अर्जन करते थे। तो यदि आप बिना शक्ति के अर्जन के जाएंगे तो आप चारों खाने चित्त होंगे। बिल्कुल आज यही हो रहा है, सभी राजनीतिक पार्टियां एक ही जैसे धक्के वक्के, कोई फायदा ही नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई साहब हम आपके दिमाग को तकलीफ नहीं दे रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए ये 21 लक्ष्य हैं और इनको उतारने के लिए टेक्नोलॉजी और मॉडल बने हुए हैं। आपको, आपका नाम हरी नहीं, आपने नाम क्या बताया था? डॉक्टर गोपाल सिंह। डॉक्टर गोपाल सिंह। तो डॉक्टर गोपाल सिंह जी, मैं ये कह रहा हूं कि मुझे जो है एज ए डीजी 2020 में मौका मिला, मैंने 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन्स की। अच्छा। और हमने टेक्नोलॉजी बनाई है। 32 यूनिवर्सिटी से मेरे एमओयू हैं, उनके बच्चों को मैंने इंटर्नशिप दी है। ऐसा पुलिस ऑफिसर आपने कभी देखा है? ना। तो टेक्नोलॉजी बनी पड़ी हुई है। टेक्नोलॉजी को रिफाइन करना, जब आपके पास शक्ति होगी तो रिफाइन करने के लिए सरकार लगेगी ना, क्या दिक्कत है? देश में और विदेश में बैठे हुए बेस्ट ब्रेन लगेंगे तो आप क्यों डरे हुए हैं? जी। और बिना उस थोपा किसी के ऊपर नहीं जा रहा है तो वो भी डर नहीं होना चाहिए। आम आदमी को भी अपनी शंकाएं को शंकाएं कहने का समय मिलेगा। तो आज हम उन चीजों पे एनर्जी क्यों खर्च करें? वो चीजें कहीं विदेश से नहीं आ रही हैं, वो जो है कल्प वृक्ष अकाउंट है, वो जो है ना अमेरिका की सोशल सिक्योरिटी सर्वे वो नहीं है, नहीं है, राइट? तो सब चीज जब ओरिजिनल है और हमें किसी दूसरे से अप्रूवल नहीं चाहिए, उसे पकाने का सिस्टम भी अप्रूव्ड है, तो अब केवल हमें एक ही काम करना है, लोगों को जोड़ने का। और उसके लिए 4 सरल उपाय बता दिए गए हैं कि भैया अपना मोबाइल उठाओ, उसमें यूट्यूब चैनल खोलो, मैथिली शरण गुप्त का क्राइम फ्री भारत चैनल को जो है ना खोल सब्सक्राइब करो
और संकल्प लो कि एक वीडियो देखेंगे। यदि वो वीडियो आत्मा को टच कर जाए तो उसे शेयर करना है, नहीं तो शेयर भी नहीं करना है। जी, जी, जी। इसके साथ उपाय नंबर 1 पूरा हो गया। हुँ, आप बताइए, आपका कोई तकलीफ है इसमें? कोई तकलीफ नहीं। राइट। फिर दूसरा उपाय कह रहा है कि जो अभी आपने क्राइम फ्री भारत मैथिली शरण गुप्त की यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब की है, इसके प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नीले रंग की लिंक दी गई है हुँ, और पूरा मैसेज भी समझाया गया है। इसमें जो हम आपको बातें कह रहे हैं, ये सब उस मैसेज में लिखी हुई हैं। वो हुँ, 4 सरल उपाय भी उस मैसेज में लिखे हैं। हुँ, तो और उसमें जो है ना, यूट्यूब चैनल की भी लिंक दी गई है और क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करने की भी लिंक दी है। तो आपको उस मैसेज में भी वो लिंक मिल रही है और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँगे तो यही मैसेज आपको उसमें मिल जाएगा और उससे आपको क्राइम फ्री भारत ऐप, मिशन ऐप, जो कि मैथिली शरण गुप्त का ही है, उसे डाउनलोड करना है। बताइए, इसमें कोई दिक्कत है क्या? इस नो। डाउनलोड करते ही उपाय नंबर 2 भी पूरा हो गया है और टोटल हुँ, 4 उपाय ही करना है। हुँ, अब तीसरा उपाय क्या कह रहा है कि भाई साहब, जो हमने अभी आपको ऐप दिया है, उस ऐप को खोलो, उसमें नीचे दाहिनी तरफ सबसे नीचे आपकी प्रोफ़ाइल है, फ़ोटो भी दिखेगी। हुँ, उसको क्लिक करो तो आपकी प्रोफ़ाइल खुल जाएगी, ऊपर आइडेंटिटी कार्ड दिखेगा, उसमें 3 शेयर करने के तरीके हैं। पहला जो है ना व्हाट्सएप का है, तो व्हाट्सएप पे ही शेयर कर लो। हुँ, तो जिनसे भी जुड़े हो उन सबको शेयर कर लो, लेकिन अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से जुड़े हुए हैं, उनके लोगों को उनको ज़रूर जोड़ना है, हुँ, राइट? हुँ, तो जैसे ही आप उनको मैसेज दे दोगे हुँ, और इसमें जो मैसेज है, ये ऐप बड़ा अद्भुत है। हुँ, ये अपने आप आपका एक मैसेज क्रिएट कर रहा है, उसके नीचे एक लिंक दे रहा है, हुँ, वो आपकी लिंक है। हुँ, तो यदि उस लिंक से कोई जुड़ेगा तो उसके रेफरेंस में गोपाल सिंह जी का नाम लिखा रहेगा हुँ, और गोपाल सिंह जी को 100 नंबर मिलेंगे। हुँ, ये ऐप इतना अद्भुत है कि मैथिली शरण गुप्त की ओर से हर दिन एक कमेंडेशन सर्टिफिकेट जारी होता है और हुँ, उसी ऐप के ट्रेंडिंग में है वो। अभी एक जेएस राय साहब हैं, अभी जुड़े हैं 20-25 दिन पहले। हुँ, उनको अभी 20 सर्टिफिकेट मिल गए हैं, हुँ, राइट? हुँ, उन्होंने अच्छा काम किया है। हुँ, वो राष्ट्रीय अधिकारी भी बन गए हैं, हुँ, क्योंकि आप 10 लोगों को जोड़ेंगे तो जिलाधिकारी, 50 लोगों को जोड़ेंगे तो राज्य अधिकारी और 100 लोगों को जोड़ेंगे तो राष्ट्रीय अधिकारी बनेंगे। हुँ, और फिर इस जोड़ने की ही कॉम्पिटिशन में 543 लोग चंद्रगुप्त और ऊपर के 82 लोग महाचंद्रगुप्त कहलाएँगे। यदि ये राजनेता मान गए, तो ये बदलाव कल से चालू हो जाएगा और क्या मुझे बात 2029 तक वेट नहीं करना है। हमें 2029 तक बिल्कुल वेट कल नहीं मैं करना। आपसे 10 साढ़े 10 से बात कर सकता हूँ मैं। 1 मिनट, मैं 2 मिनट में इसको समाप्त कर दूँ? जी, यदि आपकी इजाज़त हो तो 2 जी, मिनट में इसे समाप्त कर दूँ? जी, हाँ। तो यदि ये राजनेता मान जाते हैं, तो इन्हें 240 की बजाय, चूँकि हम 100 करोड़ की शक्ति रखे हैं, तो हम इन्हें 500 पार करा देंगे। हुँ, और हम चाहेंगे ये बदलाव 2025 से ही चालू हो जाए। गुड, अब यदि ये नेता नहीं मानते हैं, तब हमें 5 साल तक वेट करना ही पड़ेगा। तब ऐसे लोग जिन्होंने लोगों को जोड़ने की प्रतियोगिता में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा है और उनको जोड़ने के लिए हम कह रहे हैं कि ये जो हमने बताया है, इससे उनको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। हुँ, उन्हें स्कूल में जाना पड़ेगा, स्कूल के बच्चों को बताना होगा कि भाई कैसे जो है ना उनको ये सब चीज़ें मिलने वाली हैं। हुँ, तो उनके माध्यम से उनके माता-पिता और उन तक को भी पहुँचना होगा। हुँ, किसानों को जो हमने किसानों का मॉडल भी शायद आपको समझाया था? नहीं, हाँ या नहीं? नहीं, नहीं। तो किसानों का कैसे जो है ना सभी समस्याएँ खत्म हो जाएँगी और उनकी आमदनी 5 गुना होगी। कल जब आप साढ़े 10 बजे मुझसे बात करेंगे, तब मुझे याद दिला दीजिएगा। जी, 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 तो मैं आपको बताऊँगा कि इस मॉडल में किसानों की सभी समस्याएँ विलुप्त हो जाएँगी, आपकी खेती पूरी तरह ऑर्गेनिक हो जाएगी, आपकी प्रोडक्टिविटी अभी से ज़्यादा हो जाएगी और आपकी जो जैसे गाय का दूध जो है, वो अल्फा 2 वैरायटी का औषधि तुल्य है, ऐसे ही आपका फूड ग्रेन भी जीवन वर्धक हो जाएगा। हुँ, भारत का जो पैदा हुआ अन्न है, विदेशों में 10 गुना कीमत पे बिकेगा। हुँ, एनीवे, ये कल बताएँगे, इसको छोड़ दीजिए। जी, तो तो किसानों के पास जाना है, व्यापारियों के पास जाना है, डॉक्टर्स के पास जाना है, प्रोफ़ेशनल के पास जाना है, मज़दूरों के पास जाना है, उनको क्या लाभ होने वाला है, ये बता के अच्छे भारत का संकल्प लेना है। और इस संकल्प की प्रक्रिया में ऐसे 543 लोग जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे, उन्हें
चंद्रगुप्त कहा जाएगा और ऊपर के 82 लोगों को महाचंद्रगुप्त कहा जाएगा। और क्राइम फ्री भारत मिशन ने एक अपनी राजनीतिक पार्टी का गठन किया है, जो कोई भी राजनीतिक कार्रवाई करने के लिए नहीं बनी है। उस पार्टी का नाम है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी। ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा पंजीकृत है। गुड। ये मैथिली शरण गुप्त के द्वारा, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मैथिली शरण गुप्त ही हैं। और ये कोई भी राजनीतिक कार्य नहीं करेगी, ये संकल्प है। ये राजनीतिक कार्य के लिए बनाई ही नहीं गई है। ठीक, राइट। तो इसका काम केवल ये है कि यदि राजनेता नहीं मानेंगे तो 543 चंद्रगुप्तों को ससम्मान चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और सांसद का टिकट पहुंचा देंगे। अब यदि सामने वाले को सांसद का टिकट नहीं चाहिए तो मेरिट लिस्ट उतनी नीचे चली जाएगी। उसको चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट तो फिर भी देके आएंगे, समझ में आएंगे। भाई तुमको सांसद का नहीं चाहिए तो नीचे वाले को मिल जाएगा। राइट। और फिर हम 100 करोड़ लोग जिन्होंने संकल्प लिया है, जब उन्हें वो विजयी बनाएंगे तो पूरे 543 लोग जीत जाएंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी, लोकप्रिय प्रधानमंत्री, जिन्होंने 10 सालों में अपने नाम का डंका पिटवा दिया है देशों विदेशों में, मेरा ऐसा विश्वास है वो भी हार जाएंगे। आपको भी लगता है? बिल्कुल। तो आप बताइए, ये मॉडल में हम बारीकियों पे चर्चा ना करें, क्योंकि बारीकियां तो हमारे कंट्रोल में है ना। यदि उसमें कल 10:30 से बात करते हैं फिर। राइट। तो चलिए इसी के साथ ये संवाद जो है यहीं पे खत्म किया जाता है, विराम दिया जाता है। और हमारी अभी चर्चा 1 घंटे 6 मिनट की हो चुकी है। ये कल तक जो है वीडियो में कन्वर्ट हो जाएगी और क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप पर ये अपलोड होगी। तो इस चर्चा को आपने जो कहा वो और जो मैंने समझाया वो, ये सब एक ही साथ मिल जाएगा। आप इसे अपने मित्रों से, पड़ोसियों से शेयर कर सकेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जय